नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाइना पर निर्भरता पूर्ण रूप से खत्म करनी होगी। डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन इसके लिए चाइना के तौर तरीकों को अब सही समय आ गया है कि कॉपी करना बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को अगर तेजी से विकास करना है तो भारत को खुद की डोमेस्टिक वेंडर चेन यानी निर्माताओं की फौज खड़ी करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, भारत जो चाहे वो हो सकता है। उन्होंने पीएलआई स्कीम की चर्चा करते हुए कहा कि हमें इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर या मैं कहूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जोर देना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर है क्या, तो चलिए पहले इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं और टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर और हिंदी में सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिए, सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या है? ये फाइनल गुड्स को तैयार करता है, का निर्माण करता है। जैसे आपकी बाइक्स हुई, कैमरा हुआ, मोबाइल फोन हुआ, लैपटॉप हुआ, इन सब का निर्माण सेकेंडरी सेक्टर में यानी इंडस्ट्री के अंदर होता है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर को, जिस सेक्टर से रॉ मटेरियल आता है, उस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं दोस्तों। और जब एक बार फाइनल गुड्स बन के तैयार हो जाता है तो इस फाइनल गुड्स को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी टर्शियरी सेक्टर की होती है यानी सेवा क्षेत्र की होती है। जयशंकर साहब ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश बिना सेकेंडरी सेक्टर को इंप्रूव किए अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो देखिए समझिए दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर का एक एग्जांपल है जैसे आलू पोटैटो। आलू 20 रुपए किलो मैक्सिमम सेल हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है। लेकिन वही 1 किलो आलू को अगर चिप्स में कन्वर्ट कर दे सेकेंडरी सेक्टर, तो वही चिप्स 2000 रुपए किलो में बेचे जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने सेकेंडरी सेक्टर पर बहुत जोर दिया। यानी उन्होंने कहा कि खुद का प्रोडक्शन होना चाहिए, ना कि फाइनल गुड्स के लिए दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी। जयशंकर साहब ने एक तरह से भारत की जो चाइना पर निर्भरता है उसका अपोज किया है। अब मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाता हूं, कुछ डेटा दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों जयशंकर साहब इस पर जोर दे रहे हैं कि खुद का प्रोडक्शन होना चाहिए। देखिए, हम हर साल चाइना से कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को यहां पर मेंशन किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, न्यूक्लियर मशीनरी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, कार एंड मोटरसाइकिल पार्ट्स, टॉयज, खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने। जब हम छोटे हुआ करते थे तो लकड़ी के और मिट्टी के खिलौने से खेला करते थे। आज लकड़ी के और मिट्टी के खिलौने आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सब चाइना प्लास्टिक के टॉयज से दुनिया आज खेल रही है, भारत खेल रही है। तो फर्टिलाइजर और मोबाइल्स, ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब कुछ और मैं आंकड़ा दिखाता हूं आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है। उन्होंने 2 फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23 का आंकड़ा जारी किया कि कितने बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है चाइना से। तो यहां पर देखिए, ये लाइन है, ये जो हल्का ब्लू है ये 2022 फाइनेंशियल ईयर को दिखाती है और ये लाइन 2023 को दिखाती है फाइनेंशियल ईयर। तो 2022 में हमने अक्टूबर में 8.7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था चाइना से, जबकि नवंबर में 8.08 का। जबकि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करूं तो 23 में अक्टूबर में हमने 7.85 और नवंबर में 7.65, यानी कि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें डिक्लाइन हो रहा है। यानी कि हम प्रोडक्शन अपना तेजी से बढ़ा रहे हैं, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। पीएलआई स्कीम का जिक्र करते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि उसकी वजह से धीरे धीरे इंपैक्ट पड़ रहा है, अब धीरे धीरे इंपोर्ट कम हो रहा है। कुछ और आगे बात कर लेते हैं। आखिरकार अब समझिए कि जयशंकर साहब क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि इंपोर्ट कम करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए, दूसरे देश पे हमारी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए फाइनल गुड्स के मामले में। देखिए, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की मैं बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं। करंट अकाउंट में एक विजिबल पार्ट जो होता है, विजिबल के अंदर ट्रेड ऑफ गुड्स होता है, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसके 2 पार्ट हैं। भारत ज्यादातर इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट करने की वजह से पैसा बाहर जाता है, और एक्सपोर्ट कम करता है तो कम पैसा आता है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा डेफिसिट्स में रहता है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट भारत का नॉर्मली डेफिसिट में रहता है। तो ये अगर करंट अकाउंट को हमें सरप्लस में करना है तो जो हमारी दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी है फाइनल
प्रोडक्ट्स के लिए वो खत्म करनी होगी। जैसे धीरे धीरे हम क्रूड ऑयल से अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, ईवी की ओर मूव कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें फाइनल गुड्स के लिए भी दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी अगर दुनिया में भारत को चमकना होगा, ऐसा जयशंकर साहब ने कहा। पीएलआई स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है जयशंकर साहब ने। आखिरकार पीएलआई स्कीम क्या है? यूपीएससी के एग्जाम में या जितने भी ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पीएलआई स्कीम से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं अबाउट पीएलआई स्कीम की है क्या। तो देखिए, पीएलआई स्कीम्स जो है बच्चों मार्च 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसका मकसद था कि किसी भी तरीके से इंक्रीज किया जाए डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, और रिड्यूस किया जाए इंपोर्ट, जो हम विदेशों से सामान मंगा रहे हैं, गुड्स मंगा रहे हैं, उसको कम किया जाए। इस स्कीम के तहत दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है, गिव देती है, प्रोवाइड करती है इंसेंटिव टू कंपनीज, उन कंपनीज को ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया, उन कंपनीज को इंसेंटिव देती है जो भारत के अंदर प्रोडक्ट्स बनाती है और बाकी देशों को सेल करती है, यानी एक्सपोर्ट करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का इज टू एनकरेज डोमेस्टिक कंपनीज टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन इन द कंट्री। मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भारत के अंदर हो। इस पीएलआई स्कीम का मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इट ऑल्सो इनवाइट्स फॉरेन कंपनीज टू सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया। मतलब विदेशी कंपनी भी भारत में आ सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उनको प्रोडक्शन यही करना होगा, यहां प्रोडक्शन कीजिए और दूसरे देशों में उन प्रोडक्ट्स को सेल कीजिए। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा अभी पीएलआई स्कीम्स का आउटपुट आने लगा है, भारत एक्सपोर्ट के मामले में झंडे गाड़ रहा है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग दोस्तों जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन है। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं सुपर कोचिंग में यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी के 30 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल हैं। सुपर कोचिंग में इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सुपर कोचिंग का जो 12 मंथ्स का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी फीस है 39,999 रुपए। इसमें भी आपको 10,000 का डिस्काउंट, छूट या रियायत मिलेगी अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करेंगे और आपकी फीस हो जाएगी 29,999 रुपए। इस फीस को अगर आप कंपेयर करते हैं किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग से तो उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ही कम फीस है। अब आप सोच रहे होंगे इसको, इस सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और छूट पाते हुए इस सब्सक्रिप्शन को आप परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आइए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।